हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज हम जेनेटिक्स का छठा लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन की, उत्परिवर्तन की। कंप्लीट डिटेल लेक्चर होगा, म्यूटेशन के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर होगा। और ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इसमें से यानी कि म्यूटेशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इससे बाहर नहीं जाने वाला। सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि कृपया करके आप लेक्चर पूरा देखें, पूरा अटेंड करें, तभी आपको फायदा होगा। अन्यथा कोई मतलब नहीं है बीच में छोड़ के जाने का। अगर आपको देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो फिर यहां से ही स्किप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर कोई नया हमारे इस चैनल पे है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी जिन्होंने कर रखा है वो पढ़ते रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन होता क्या है, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर उत्परिवर्तन आखिर क्यों होता है, उत्परिवर्तन पैदा कौन करता है, उसके भी हम चीजें उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं म्यूटेशन की डेफिनेशन, यानी कि म्यूटेशन कहते किसे हैं, उत्परिवर्तन होता क्या है, उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो उत्परिवर्तन होता किस में, ये तो आपको पता है ना। हमारे अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहो या डीएनए कहो। ठीक है, हमारे शरीर में गुणसूत्र या डीएनए पाए जाते हैं, उनमें ये म्यूटेशन होगा। ठीक है। अब कहेंगे गुणसूत्र कहां पे होता है, तो हमारे शरीर में सेल होती है, कोशिका होती है, पूरा शरीर कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होगा और उस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि मैं अगर इंसान की बात करूं तो इंसान के अंदर हर एक कोशिका के हर एक केंद्रक में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन गुणसूत्रों के अंदर कोई ना कोई किसी न प्रकार की छेड़खानी अगर हो जाए तो उसे हम नाम देते हैं म्यूटेशन का। म्यूटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, हमारी सेल के न्यूक्लियस में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र के अंदर डीएनए जो होता है, उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का चेंज हो जाता है तो उसे हम म्यूटेशन नाम दे देते हैं। समझ में आ गया। अब वो चेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है गुणसूत्र की संख्या में बदलाव हो गई, यानी कि आपके अंदर 46 गुणसूत्र होने चाहिए, हो सकता है वो कितने हो गए, 47 हो गए, हो सकता है वो 45 हो गए, है ना। संख्या उसकी घट सकती है, या फिर उस गुणसूत्र की संरचना में बदलाव आ गया, है ना, उसकी स्ट्रक्चर में जो है बदलाव आ गया, तो उसे क्या कह देंगे, उसे भी वही म्यूटेशन का एक प्रकार है। या फिर गुणसूत्र जो है उसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जो जीन पाए जाते हैं, उन जीन के सीक्वेंस में बदलाव हो जाए तो वो भी क्या है, म्यूटेशन है। यानी कि म्यूटेशन की कई कैटेगरी हो सकते हैं। एक जनरल डेफिनेशन अपन लिखते हैं यहाँ पे, गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संरचना, या फिर जीन के अनुक्रम में, जीन के अनुक्रम में, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, जीन के अनुक्रम में हुए बदलावों को, हुए बदलावों को, जो कुछ भी चेंज होता है उनको हम क्या नाम दे देंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे। डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, बहुत ही। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, या तो गुणसूत्र की संख्या में, या गुणसूत्र की संरचना में, या फिर जो जीन है उसके सीक्वेंस में, उसके अनुक्रम में अगर बदलाव हो जाता है तो उसे हम उत्परिवर्तन नाम देते हैं। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से सुनो, उत्परिवर्तन जो है वो कभी भी किसी भी सेल में हो सकता है। उत्परिवर्तन कभी भी, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि ये केवल तभी होगा, कभी भी और किसी भी सेल में। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है, किसी भी सेल में उत्परिवर्तन कभी भी किसी भी सेल में यादृच्छिक रूप से उत्पन्न हो सकता है। रैंडमली, यादृच्छिक का मतलब समझते हैं, रैंडमली, यादृच्छिक रूप से उत्पन्न हो सकता है।
उत्परिवर्तन से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है, आपने सुना भी होगा, ह्यूगो डी व्रिज। सुना होगा। ह्यूगो डी व्रिज ने, वैज्ञानिक का नाम ध्यान से सुन लेना, ह्यूगो डी व्रिज। ह्यूगो डी व्रिज ने एक पादप था, उस पादप का नाम आपको ध्यान में रखना है, ओइनोथेरा, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथोरा लेमार्कियाना। इसका एक दूसरा नाम है इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है। ह्यूगो डी व्रिज ने ओइनोथोरा लेमार्कियाना नामक पादप पर उत्परिवर्तनीय अध्ययन किए थे। बिल्कुल गोल्डन पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एकदम सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा। तीन बातें हमने यहां पे बात की। ह्यूगो डी व्रिज नाम के साइंटिस्ट ने एक पादप पर जो है वो इस म्यूटेशन की स्टडी की थी, और उस पादप का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? इस पादप का नाम आपको याद रखना है। चलो, ये तीन चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो, अब हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे? उत्परिवर्तन के प्रकार। भाई उत्परिवर्तन हमने ये तो पढ़ लिया कि होता क्या है, लेकिन अब इसके प्रकार भी तो पढ़ने पड़ेंगे। प्रकार, उत्परिवर्तन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आएगा जीनोमैटिक, जीनोमैटिक म्यूटेशन। दूसरा जो प्रकार होगा वो हो जाएगा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। और तीसरा जो प्रकार हो जाएगा वो इसका हो जाएगा जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। यानी कि उत्परिवर्तन के तीन प्रकार होते हैं, जीनोमैटिक, क्रोमोजोमल और जीन म्यूटेशन। बिल्कुल एकदम क्लियर करके चल रहा है। सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद में एक वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में इसके प्रकार। तीन प्रकार यहां पे होते हैं, जीनोमैटिक, क्रोमोजोमल और जीन म्यूटेशन। अब जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उत्परिवर्तन की, गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संरचना, या जीन के अनुक्रम में बदलाव, वही यहां पे लिखनी है। देखो, यहां पे जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है? अगर गुणसूत्र की संख्या में बदलाव हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या में अगर बदलाव होता है, संख्या में अगर बदलाव होता है तो वो आपका हो जाएगा जीनोमैटिक म्यूटेशन। सिंपल सी ये परिभाषा आपने लिखा भी था। यहां पे क्या होता है? गुणसूत्र की संरचना में बदलाव आ जाता है, गुणसूत्र की जो स्ट्रक्चर है, गुणसूत्र की संरचना में अगर बदलाव आ जाता है तो उसे कहेंगे हम क्रोमोजोमल म्यूटेशन, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव। और तीसरी हमने क्या चीज पढ़ी थी? जीन के अनुक्रम में, तो ये यहां पे आ जाएगा, जीन के अनुक्रम में बदलाव हो जाता है। जीन के अनुक्रम में बदलाव। इन तीनों चीजों को मिला करके, मिक्स करके हमने एक इसकी जो है जनरल डेफिनेशन बनाई, और उसी से ये यहां पे चीजें आई। तीन प्रकार का म्यूटेशन, और कौन सा म्यूटेशन कैसा होता है ये भी बिल्कुल आपको क्लियर है, एकदम आसान तरीके से क्लियर है, बिल्कुल आसान है। चलो, अब हमको एक एक करने करके इसको डिटेल में पढ़ना है कि जीनोमैटिक म्यूटेशन के अंदर होता क्या है, क्रोमोजोमल में क्या होता है, और जीन म्यूटेशन में क्या होता है। ये तो इसका ब्रीफ इंटरव्यू हुआ है ना, ताकि आपको एक समझ विकसित हो सके। अब हम जीनोमैटिक म्यूटेशन, फिर क्रोमोजोमल और फिर जीन म्यूटेशन के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लो पहले। मिटाओ।
चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन परिभाषा हम सबको पता है, गुणसूत्र की संख्या में बदलाव। गुणसूत्र की संख्या या फिर समूह में पूरा का पूरा जो गुणसूत्र का हैप्लॉइड सेट यहां पे आ सकता है, पूरा का पूरा। जैसे कि अपने अंदर 46 गुणसूत्र है ना, तो 23 उसका एक जोड़ा 23 हो गया, तो पूरे के पूरे 23 गुणसूत्र एक साथ यहां पे आ जाए, या 23 के 23 डिलीट हो जाए। समझ आ रहा है, पूरा एक हैप्लॉइड सेट। भाई तुम्हारे अंदर कितने गुणसूत्र है, 2n, तुम द्विगुणित हो, मतलब द्विगुणित 46 गुणसूत्र, मतलब n कितना है तुम्हारे अंदर, 23। ये एक हैप्लॉइड सेट है। ये क्या है, एक हैप्लॉइड सेट है। संख्या के अंदर इसका मतलब 46 के 47 हो जाए, 45 हो जाए, वो तो संख्या में बदला हुआ। लेकिन एक पूरा ही सेट चला जाए या पूरा ही सेट आ जाए, हैप्लॉइड सेट, तो उसे समूह कह सकते हैं ना। तो ये चीज आप नोट करेंगे, गुणसूत्र की संख्या या समूह में बदलाव। समूह में बदलाव, ये इसकी। अब इसके भी दो प्रकार हो जाएंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन के। अगर संख्या में बदलाव हो रहा है तो उसे हम नाम देंगे एन्यूप्लॉइडी। अगर संख्या में बदलाव हो रहा है तो उसे कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। और अगर पूरे समूह में बदलाव हो रहा है तो उसे कहेंगे यूप्लॉइडी, है ना। ध्यान से सुनना, अगर संख्या में बदलाव हो रहा है तो उसे कहेंगे एन्यूप्लॉइडी, और पूरे समूह में बदलाव हो रहा है तो उसे बोलेंगे यूप्लॉइडी। समझते रहना ध्यान से, मैं जो जो चीजें बता रहा हूं। हमने कहा जीनोमैटिक म्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं। जीनोमैटिक म्यूटेशन की एक बेसिक डेफिनेशन हमको पता कि गुणसूत्र की संख्या में बदलाव। लेकिन यहां पे हमने एक चीज और ऐड की कि संख्या में तो बदलाव होता ही है। संख्या में बदलाव होने का मतलब 46 गुणसूत्र है तो उसके 47 हो जाएंगे, उसके 45 हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। लेकिन उसके पूरे समूह में भी बदलाव हो सकता है, गुणसूत्र के पूरे समूह में। समूह में बदलाव का मतलब जैसे कि अपने अंदर 23 के जोड़े हैं, ठीक है, मतलब हैप्लॉइड अपने अंदर 23 गुणसूत्र है ना। बाकी तो उसकी फोटोकॉपी है ना, हर एक जो 23 गुणसूत्र है, 46 कैसे होते हैं, उसकी फोटोकॉपी हो जाती है एक एक और, तो 46 हो जाएंगे। तो पूरा एक फोटोकॉपी का सेट ही या तो आना नहीं है ना, वो डिलीट हो जाए, या फिर एक पूरा हैप्लॉइड सेट और आ जाए, नया आ जाए, तो उसे हमने कहा समूह। तो अगर संख्या में बदलाव हो रहा है तो वो एन्यूप्लॉइडी, और समूह में बदलाव हो रहा है तो वो यूप्लॉइडी। यानी कि जीनोमैटिक म्यूटेशन के फिर से दो प्रकार हो जाएंगे, एक एन्यूप्लॉइडी और एक यूप्लॉइडी। अब हमें इन्हें एक एक करके पढ़ना है कि एन्यूप्लॉइडी क्या होती है और यूप्लॉइडी क्या होती है। समझ में आ रही मेरी बात? अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके दो प्रकार हो जाएंगे, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अब हम पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी। पहले हम क्या पढ़ेंगे, एन्यूप्लॉइडी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, गुणसूत्र की संख्या में बदलाव। माइनर डेफिनेशन इसके अंदर माइनर चेंज है, छोटा छोटा सा, याद रखना इसको, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी होगी गुणसूत्र की संख्या में बदलाव। ऐसा क्यों होता है, गुणसूत्र की संख्या में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे जो मुख्य कारण है, एन्यूप्लॉइडी का सबसे मुख्य कारण है गुणसूत्रीय अवियोजन। गुणसूत्रीय अवियोजन नाम को ध्यान से सुनना, क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन। ध्यान से सुनना, इस नाम को मैं लिख भी देता हूं। एन्यूप्लॉइडी का मुख्य कारण गुणसूत्रीय अवियोजन है। गुणसूत्रीय अवियोजन है। गुणसूत्रीय अवियोजन को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन। ये तो समझ में आ गया कि एन्यूप्लॉइडी का मुख्य कारण गुणसूत्रीय अवियोजन है। लेकिन ये तो बताओ गुणसूत्रीय अवियोजन क्या होता है? गुणसूत्रीय अवियोजन का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना, तो वो भी समझते हैं। गुणसूत्रीय अवियोजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान मियोसिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों का, समजात गुणसूत्रों का
समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोजोम जो है उसके अंदर सेपरेशन जो है वो ठीक ढंग से नहीं होता है ना, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं हो पाता। जिससे असामान्य प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, जिससे असामान्य, अब नॉर्मल, असामान्य युग्मक प्राप्त होते हैं, गेमेट्स प्राप्त होते हैं। ये होता है गुणसूत्रीय अवियोजन। वियोजन का मतलब अलग होना, अवियोजन मतलब अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो वही बात यहां पे लिखी हुई है कि गुणसूत्र पृथक नहीं हो पा रहे हैं। और अगर गुणसूत्र सही ढंग से पृथक नहीं हो पा रहे हैं तो उससे जो है वो अबनॉर्मल प्रकार के गैमेट प्राप्त होंगे। कैसे, इसको आप समझेंगे कैसे प्राप्त होता है अबनॉर्मल गैमेट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अंदर 2n जो है वो 6 है, 2n जो है वो 6 है, द्विगुणित है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एक्स वाई जेड यहाँ पे जी हो सकता है। तो 6 है, इसका मतलब इसके अंदर ये 6 क्रोमोजोम है, दिख रहा है आपको, ये 6 क्रोमोजोम है। अब इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी होनी चाहिए, गुणसूत्रों की संख्या जो है, जो पुत्री कोशिका यहाँ पे बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे भी कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, और यहाँ पे भी कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। दिख रहा है आपको ढंग से, ये छोटा हो गया बहुत ज्यादा, दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 आनी चाहिए, यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे सही ढंग से नहीं पृथक हो पाते हैं, यहाँ पे 3 की जगह 2 आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी कुछ भी मान लो, इधर अच्छी जगह है तो इधर लिख देते, यहाँ पे 3 की जगह 2 आ गए और यहाँ पे 3 की जगह 4 आ गए। ये देखो कैसा कॉम्बिनेशन बना, अलग ही क्या बनना चाहिए था और क्या बना। यहाँ पे 3 आने चाहिए, यहाँ पे भी 3 आने चाहिए, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आकर के 2 आते हैं और एक गुणसूत्र इधर चला जाता है, एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, इधर चला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बनी, यहाँ पे 2n में से एक कम हो गया है ना, मतलब n में से, ये तो n होना चाहिए, ये भी n होना चाहिए, ये भी n होना चाहिए, 2n से n होना चाहिए इसमें, चलो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, n-1 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, n+1 हो जाते हैं। मतलब गैमेट कैसे बन रहे हैं आप देखो, गैमेट बनने क्या चाहिए, n गैमेट बनने चाहिए 2n से अर्धसूत्री विभाजन के बाद, लेकिन गैमेट बन रहा है एक n-1 और एक n+1। तो ये क्या हो गया, गुणसूत्रों का सही ढंग से पृथक्करण नहीं हुआ, है ना। अब इसके देखो, इसके कितने प्रकार होते हैं, मतलब देखिए गैमेट से इसके अन्यूप्लॉइडी के कितने प्रकार हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, मैं कहां पे लिखूं, जगह नहीं है, चलो यहां पे लिख देता हूं, ये मिटा दूं, ये तो आपको पता ही होगा, चलो। अब देखिए इसमें कुछ कितनी कंडीशन हो सकती है, देखो अगर यहाँ पे 2n-1 होता है, एक कंडीशन ये हो सकती है, एक 2n-2 कंडीशन हो सकती है, एक 2n+1 कंडीशन हो सकती है, एक 2n+2 कंडीशन हो सकती है। ये 4 कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं, 2n-1, 2n-2, 2n+1 और 2n+2, ये कंडीशन बन सकती है। अब 2n-1 जो होता है इसे कहते हैं मोनोसोमी, इसे कहते हैं नल्ली सोमी, है ना, नल्ली सोमी। इसे कहते हैं ट्राइसोमी, है ना, और इसे कहते हैं टेट्रासोमी। सर हमें कैसे पता चलेगा 2n+2 वाला टेट्रासोमी है, 2n+1 वाला ट्राइसोमी है। अब जोड़िए ना, 2 में से 1 निकला, कितना बचा, 1 मोनो, 2 में से 2 निकल गई, क्या बचा, नल, कुछ भी नहीं, तो न्यूलिसोमी। 2n+1 यानी कि 2 और 1 कितने हो जाएंगे, ट्राइसोमी, 3 हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो टेट्रासोमी। ये इसके 4 प्रकार यहाँ पे बन सकते हैं जो मैंने बताए एन्यूप्लॉइडी के। मोनोसोमी किस में पाया जाता है, याद रखना पड़ेगा आपको, ट्राइसोमी किस में पाया जाता है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ट्राइसोमी किस में पाई जाती है और ये मोनोसोमी किस में पाई जाती है। ट्राइसोमी जो पाई जाती है ये आपके पाई जाती है टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी जो होती है ये आपके टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम जब हम आगे डिजीज पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उस समय बात करेंगे। और ये पाया जाता है आपका डाउन सिंड्रोम में, और एक क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम होता है, क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम, है ना, उसमें ये पाई जाती है। समझ में आ रही मेरी बातें, समझ में आ रही है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, दिक्कत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल देके बताओ मोनोसोमी का, इसका नॉर्मल सेल, 2n नॉर्मल सेल का मतलब ये इस प्रकार की सेल है,
अब आप कहेंगे मोनोसोमी कैसे होगी, तो मोनोसोमी के अंदर क्या होगा, यहां से एक जो है वो कम पड़ जाएगा। मान लो ये है, तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का एक, यहाँ पे 2n में से एक कम हो गया, 2n में से एक कम हो गया। अब आप कहेंगे सर न्यूलिसोमी में कैसे होगा, तो यहाँ पे दो कम हो जाएंगे। मान लो ये 3 और ये 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो कम हो जाते। अब ऐसे दो कम नहीं होंगे, ध्यान में रखना, ऐसे कम नहीं होंगे। यहाँ पे ये जो कम होंगे ये ऐसे कम होंगे, नीचे वाले दोनों दो सेट एक साथ निकलेंगे, है ना, दो सेट एक साथ निकलेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ट्राइसोमी में क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल कंडीशन ये होती है, एक यहाँ पे बढ़ जाता है तो इसे ट्राइसोमी। ऐसे ही टेट्रासोमी, तो दो का सेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, दो का सेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। टेट्रासोमी में क्या होगा, यहीं पे एक और बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं है कि नीचे बढ़ता है, नहीं, सेट के रूप में बढ़ते हैं ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने की बात है। चलो, ये आपका एन्यूप्लॉइडी समाप्त होता है। एन्यूप्लॉइडी के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, जीनोमैटिक म्यूटेशन का एक प्रकार है। जीनोमैटिक म्यूटेशन भी दो प्रकार का होता है, एक एन्यूप्लॉइडी, एक यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होता है, जबकि यूप्लॉइडी में गुणसूत्र के समूह बदलाव होते हैं। अब एन्यूप्लॉइडी का जो मुख्य कारण है वो है गुणसूत्रीय अवियोजन, यानी कि गुणसूत्र सही ढंग से पृथक नहीं हो पाते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2n से n और n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाती कंडीशन, कहीं पे n-1 हो जाता है, कहीं पे n+1 हो जाता है ना, तो ये कंडीशन बनती है। अब इसके अंदर 4 प्रकार की कंडीशन बन सकती है, वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम यूप्लॉइडी पे आएंगे। मिटाऊं मैं इसको, अब हम पढ़ेंगे यूप्लॉइडी, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, यूप्लॉइडी पढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी हमारा क्लियर, यूप्लॉइडी पढ़ेंगे। अब जीनोमैटिक म्यूटेशन का ही दूसरा प्रकार है यूप्लॉइडी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते जाओ, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते जाओ बस। यूप्लॉइडी इसी का ही दूसरा प्रकार है, यूप्लॉइडी। जनरल डेफिनेशन सबको पता है, गुणसूत्र के समूह में बदलाव हो जाता है, गुणसूत्र के समूह में बदलाव। अब इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, समूह में बदलाव का मतलब एक पूरा हैप्लॉइड सेट के अंदर बदलाव हो जाए, या तो पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट ऐड हो जाए, या पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट डिलीट हो जाए, है ना, तो उसे कहेंगे क्या, यूप्लॉइडी। उसे क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी। चलो, अब इसके भी दो प्रकार है, यूप्लॉइडी के भी दो प्रकार है, एक हैप्लॉइडी, एक पॉलीप्लॉइडी, है ना। इसके भी दो प्रकार हो जाएंगे, एक हो जाएगा हैप्लॉइड और एक हो जाएगा पॉलीप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, अब इसके नाम से भी समझ जाओगे तुम। और इसका मतलब होता है बहुगुणित, इसका मतलब होता है बहुगुणित, बहुगुणित, और इसका अगुणित। अब नाम से ही समझ जाओगे तुम, देखो ध्यान से सुनो। यूप्लॉइडी मतलब गुणसूत्र के समूह में बदलाव होगा, मतलब पूरा का पूरा सेट यहाँ पे आएगा या जाएगा। चलो, हैप्लॉइडी मतलब अगुणित। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, द्विगुणित होती है। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, द्विगुणित, यानी कि डिप्लॉइड होती है। नॉर्मल कंडीशन डिप्लॉइड है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित, मतलब यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, मतलब पूरा का पूरा सेट यहाँ पे चला गया। गुणसूत्र का केवल एक ही समूह यहाँ पे उपस्थित रहता है, एक पूरा का पूरा सेट यहाँ से चला गया, ठीक है। गुणसूत्र का सिर्फ एक समूह उपस्थित होता है, एक पूरा हैप्लॉइड सेट, पूरा हैप्लॉइड सेट डिलीट हो जाता है, पूरा हैप्लॉइड सेट डिलीट हो जाता है। बात समझ में आई, पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट ही यहां पे डिप्लॉइड हो गया, सॉरी डिलीट हो गया। कैसे, देखिए, मान लो 2n कंडीशन में ये थे, ये इसकी 2n कंडीशन थी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये जो है वो केवल ऐसा बचता है, पूरा का पूरा ये सेट ही खत्म हो गया, पूरा का पूरा सेट ही यहां से चला गया, इसे कहेंगे हैप्लॉइड, ध्यान में रखना, ठीक है। अब हैप्लॉइड के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी कि ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है, ऐसा जंतुओं में नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है, प्लांट्स में, क्योंकि अगर जंतुओं में ऐसा हो गया तो फिर जंतु जीवित ही नहीं रह पाएंगे, है ना। जंतु अगर हैप्लॉइड हो गए तो मर जाएंगे वो जंतु। सिर्फ एक ड्रोन है, ड्रोन के अलावा कोई भी जंतु हैप्लॉइड नहीं हो सकता। ड्रोन क्या होता है, नर
मधुमक्खी जो होती है उसको ड्रोन बोला जाता है। तो ये भी चीज आप नोट करेंगे यहां पे कि ड्रोन के अलावा कोई भी जंतु हैप्लॉइड नहीं हो सकता। क्लियर चीज है? हैप्लॉइड क्लियर है? एकदम क्लियर है। पॉलीप्लॉइड क्या हो गया? नॉर्मल कंडीशन डिप्लॉइड। यहां पे ये हो गया पॉलीप्लॉइड यानी कि बहुगुणित, द्विगुणित से बहुगुणित हो गया। मतलब यहां पे एक पूरा का पूरा सेट आ गया, पूरा का पूरा सेट आ गया। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कंडीशन थी ये वाली ट्रू एन, यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये पूरा का पूरा सेट यहां पे आ गया। ये देखियो, ये लो, पूरा का पूरा सेट आ गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइड। गुणसूत्र के समूहों का बढ़ना, गुणसूत्र के समूहों का बढ़ना, बढ़ जाना, इसे कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। और ये भी सामान्यतः पादपों में ही पाई जाती है, ये भी पादपों में ही पाई जाती है। ठीक है, हैप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड कंडीशन दोनों सिर्फ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी, जंतु में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। एक पॉइंट यहां पे नोट करके लिखेंगे, बहुगुणिता पैदा करने के लिए कोल्चिसिन एक प्रकार का केमिकल है, उसका प्रयोग किया जाता है। बहुगुणिता क्या होती है? पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, बहुगुणिता उत्पन्न करने हेतु अगर आपको किसी जरूरत है, स्टडी करनी है म्यूटेशन की, तो आप किसी भी जीव के अंदर बहुगुणिता पैदा करना चाहोगे तो कैसे करोगे? उसके अंदर कोल्चिसिन मिला देंगे। बहुगुणिता उत्पन्न करने हेतु कोल्चिसिन केमिकल का प्रयोग किया जाता है। कोल्चिसिन केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी यहां पे यूप्लोइडी भी हो जाती है खत्म। बहुत सिंपल है, यूप्लोइडी तो एनयूप्लोइडी से भी सिंपल है, दोनों नाम से ही पता चल रहा है यहां पे, तो सिंपल है ना? सिंपल है कि नहीं है? स्क्रीनशॉट लो इसको आप। इसके साथ अपना जीनोमेटिक म्यूटेशन हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट कौन सा आगे कौन सा पढ़ने वाले अपन? क्रोमोजोमल म्यूटेशन। अगला हमारा कौन सा प्रकार है? क्रोमोजोमल म्यूटेशन। मिटाओ इसको। चलो, दूसरा प्रकार है म्यूटेशन का, दूसरा प्रकार है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन दूसरा प्रकार है ये वाला, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्या होता है? गुणसूत्र की संरचना में बदलाव हो जाता है, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव हो जाता है, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव हो जाता है। मतलब उसकी स्ट्रक्चर जो है क्रोमोजोम की, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, वो हो जाएंगे आपके क्रोमोजोमल म्यूटेशन। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, देखेंगे कौन से प्रकार है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है इसमें दो प्रकार हो सकते हैं। या तो इंटर क्रोमोजोमल म्यूटेशन हो सकता है, मुख्य इसके दो भाग है, या तो इंटर क्रोमोजोमल या इंट्रा क्रोमोजोमल। अब इंटर और इंट्रा का पता आपको होना चाहिए, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। इंटर का मतलब है दो क्रोमोजोम के बीच, दो अलग अलग क्रोमोजोम के बीच, और इंट्रा का मतलब है एक ही क्रोमोजोम के बीच, है ना? तो ये दोनों प्रकार के चेंज हो सकते हैं। क्रोमोजोमल म्यूटेशन के अंदर पहला जो चेंज हो सकता है वो हो सकता है इसके अंदर डिलीशन। मतलब इसका जो प्रकार होता है ये फर्स्ट टाइप हो जाएगा इसमें डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या हो गया? बीच में से कोई भाग टूट के अलग हो जाता है ना? गुणसूत्र के एक खंड का टूट के अलग हो जाना, टूट के अलग हो जाना। गुणसूत्र का कोई एक खंड है और वो खंड बीच में से क्या हो जाता है? टूट के अलग हो जाता है। अब इसके दो प्रकार कैसे हो सकते हैं? देखो, एक हो सकता है इंटर क्रोमोजोमल, एक हो सकता है इंट्रा क्रोमोजोमल। मतलब एक ही गुणसूत्र के बीच में से, मान लो ये कोई अणु है ए बी सी डी, ठीक है,
ये अणु है। तो यहां से इसी के बीच में से कोई अणु मान लो टूट जाए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सीधा डी आ जाए, ये यहाँ से बीच में क्या हो गया, डिलीट हो गया। जबकि इंटर क्रोमोजोमल में क्या होता है, ए गुणसूत्र ये है, ए गुणसूत्र यह है, ठीक है। और यहाँ पे कोई अणु होता है जैसे कि ए, बी, सी और डी, यहाँ पे ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो ये इन दोनों क्रोमोजोम के बीच में से डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटर क्रोमोजोमल या इंट्रा क्रोमोजोमल। ये समझ में आ गया। डिलीशन का मतलब गुणसूत्र का एक खंड जो है वो टूट के अलग हो जाता है, इससे निकल जाता है उससे। तो अगर उसमें से एक खंड बीच में से टूट गया, गुणसूत्र वही है, गुणसूत्र की संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, गुणसूत्र वही है, लेकिन उसकी संरचना में बदलाव हो गया। संरचना में बदलाव कैसे हुआ, उसके बीच में से कोई खंड टूट के अलग हो गया, तो वो तो उसकी स्ट्रक्चर ही बदल गई, है ना। तो ये होता है डिलीशन, ये होता है डिलीशन। इसके अंदर एक ध्यान में रखना आप, क्राई डू चैट सिंड्रोम, एनसीईआरटी में दे रखा है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये क्या होता है, क्राई डू चैट सिंड्रोम, ये इसका प्रकार है क्रोमोजोमल के अंदर डिलीशन का। इसमें जो गुणसूत्र संख्या 5 होती है, अपने अंदर गुणसूत्र संख्या 5 है, उसकी छोटी भुजा टूट के अलग हो जाती है। गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा टूट के अलग हो जाती है। इसमें जब बच्चा रोएगा ना तो उसमें बिल्ली की आवाज निकलेगी। इसमें बच्चा रोने पर बिल्ली की आवाज आती है, तो वो एक प्रकार का डिसऑर्डर है, क्योंकि उसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या 5 थी उसकी छोटी वाली भुजा टूट गई, डिलीट हो गई वो, तो वो इसका प्रकार हो जाएगा। ये इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं, क्राई डू चैट सिंड्रोम, है ना। अब नेक्स्ट इसका हो सकता है डुप्लीकेशन या एडिशन भी कह सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेशन ठीक रहेगा। मिटाऊं इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपको। चलो अगला जो प्रकार है वो है डुप्लीकेशन। नाम से ही अब आपको पता चल रहा होगा, डुप्लीकेशन मतलब कोई एक खंड जो है यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा होगा। दूसरा ही इसका प्रकार है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन गुणसूत्र का एक छोटा खंड 2 बार रिपीट हो जाता है, 2 बार रिपीट हो जाता है ना। जैसे कि मान लो ये आपका ए, बी, सी, डी और ई, ये कोई क्रोमोजोम था, नॉर्मल क्रोमोजोम। होता क्या है, यहाँ पे ये जो गुणसूत्र है इसके अंदर ए, बी, सी, डी, ई, ये 2 बार आ गया, है ना। एक छोटा सा खंड जो है वो 2 बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है उसका, तो उसे कहेंगे डुप्लीकेशन। तीसरा इसके अंदर प्रकार हो जाता है इन्वर्जन। क्या हो जाता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, उल्टा। इसमें गुणसूत्र का एक खंड, गुणसूत्र का एक खंड टूटकर 180 डिग्री पर आ जाता है, 180 डिग्री पर आ जाता है। कैसे समझो, देखो मान लो एक क्रोमोजोम था ए, बी, सी और डी। होता क्या, यहां से ये टूटा और ये जो क्रोमोजोम है इसके इधर आ गया, ये डी, ए, बी, सी, देखो इधर से इधर लग गया, टूट के ऑपोजिट साइड आगे लग गया बिल्कुल, तो इसे कहेंगे इन्वर्जन, है ना। 180 डिग्री पे आ गया वापस घूम के, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्जन हो गया। तीसरा एक और प्रकार इसका होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। एक और प्रकार होता है इसका चौथा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का। मिटाऊं, चलो। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है ट्रांसलोकेशन। वो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, चौथा प्रकार, सॉरी, ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, दो भिन्न सहलगन समूह के मध्य जीनों का विनिमय हो जाता है। दो भिन्न सहलगन समूह के जीनों के मध्य विनिमय हो जाता है। होता
क्या है, जब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस जो होता है, उस समय दो असमजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाएंगे। मियोसिस के दौरान दो असमजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं, इसे इल्लीगल पेयरिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इल्लीगल पेयरिंग। दो असमजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ सकते हैं, जबकि ये क्या है? असमजात गुणसूत्र है। दो अलग अलग गुणसूत्र आपस में जुड़ गए, अब आपस में जुड़े तो इनके मध्य क्या हो जाएगा? जीनों का विनिमय हो जाएगा, है ना? इससे इनके मध्य जीन विनिमय हो जाता है, ठीक है। और ये हमेशा देखो, दो असमजात गुणसूत्र ये हमेशा इंट्राक्रोमोसोमल होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना? एक ही गुणसूत्र में ये नहीं होता है कि एक ही गुणसूत्र के अंदर चेंज हो रहा है, नहीं, दो अलग अलग गुणसूत्र आपस में जुड़ेंगे और उनके बीच में जीनों का कुछ एक्सचेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन नाम दे दिया जाता है। तो ये आपका चौथा प्रकार इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हमारा समाप्त हुआ। इसके अंदर चार प्रकार हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा डिलीशन, एक इसके डिलीशन, इसके बाद डुप्लीकेशन, एक हमने पढ़ा इसके अंदर इन्वर्जन और एक ट्रांसलोकेशन। ये चार प्रकार के क्या हो जाएंगे? आपके क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब जो अगला जो हमारा म्यूटेशन बचा है वो है जीन म्यूटेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है म्यूटेशन का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, जीन म्यूटेशन से, ठीक है। मिटाओ इसको, डन हो गया होगा, मिटाओ। चलो, अब जो हमारा प्रकार है वो है जीन म्यूटेशन। तीसरा प्रकार है म्यूटेशन का, जीन म्यूटेशन। जनरल डेफिनेशन सबको आती है। जीन के सीक्वेंस में, जीन के अनुक्रम में अगर कोई बदलाव आता है तो उसे जीन म्यूटेशन कहेंगे। लिख लेते हैं, जीन के अनुक्रम में, अनुक्रम क्या होता है? सीक्वेंस, बदलाव, ठीक है। अब इसके दो प्रकार पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग। पहले दो अलग प्रकार के प्रकार पढ़ेंगे, फिर दो अलग प्रकार के प्रकार पढ़ेंगे। पहले जो प्रकार पढ़ेंगे वो दो ये है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, और एक होता है ग्रोस म्यूटेशन। ग्रोस म्यूटेशन क्या होता है? ध्यान से समझो। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है एक ही न्यूक्लियोटाइड में, एक ही न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में बदलाव, तो उसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर बदलाव होता है, जबकि ग्रोस म्यूटेशन का मतलब एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में बदलाव हो जाना, है ना, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में बदलाव। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पॉइंट म्यूटेशन और ग्रोस म्यूटेशन दोनों डिफरेंट चीजें। ये तो इसका एक तरीके से अलग प्रकार हो गया। अब इसके दो प्रकार और होते हैं जो हमें डिटेल से पढ़ने हैं, ठीक है। ये तो बेसिक बात थी कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड पे चेंज हो रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन, और एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है तो उसे ग्रोस म्यूटेशन। ये तो ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो इसके दो प्रकार और हो जाएंगे। एक होता है इसके अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक इसके अंदर क्या होता है? मिटाओ इसको, ये प्रकार अलग है। अब इसके फिर से दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना। फ्रेम शिफ्ट, पूरी फ्रेम ही शिफ्ट हो जाती है। कैसे? देखो समझेंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के फिर से दो प्रकार हो जाएंगे। एक इसके अंदर हो जाएगा डिलीशन, और एक इसके अंदर हो जाएगा एडिशन। एक इसमें क्या हो जाएगा? डिलीशन, और एक हो जाएगा एडिशन। डिलीशन क्या होगा? एक या अधिक, भाई इसके अंदर वो हो सकता है ना, एक यानी कि पॉइंट म्यूटेशन, अधिक यानी कि ग्रोस म्यूटेशन, दोनों कंडीशन हो सकती है। एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड का डिलीट होना, एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाना? डिलीट हो जाना। एडिशन, इसका एक दूसरा नाम और दिया जाता है इंसर्शन,
इंसर्ट करना, ऐड करना, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड का ऐड होना, ये इसके अंदर है। अब आप कहेंगे सर फ्रेम कैसे चेंज हो जाती है, देखो सुनिए, मान लो एक कोई जीन है जिसका सीक्वेंस ये है, राम हेज, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये मतलब जीन है राम हेज रीड। इंग्लिश सही बनी नहीं बनी मुझे नहीं पता। मान लो ये एक सेंटेंस है, राम हेज रीड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाता है, एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाते हैं। मान लो मैं इसको डिलीट कर दूं, तीन तीन के जोड़े बनते हैं, तीन तीन के जोड़े बनते हैं भाई साहब, है ना भाई, जो क्या बोलते हैं उसको, कोडोन, तीन तीन के बनते हैं ना। तो यहाँ पे यहां से मैंने ये डिलीट कर दिया, तो अब इसके क्या जोड़े बने, सुनो, जैसे ये डिलीट कर दिया, इसको छोड़ो, ये यहाँ पे हेज रहने दो, यहां से मैंने इसको एम को डिलीट कर दिया, एम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब क्या बनेगा, देखो तीन के जोड़े कैसे बनेंगे, आर ए एम तो डिलीट हो गया, तो एच आ जाएगा। अगला जोड़ा क्या बनेगा, ए एस आर आ जाएगा, और अगला जोड़ा क्या बनेगा, ई ए डी आ गया। तो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। क्या सेंटेंस था, राम हेज रीड, यहाँ पे क्या है पता ही नहीं चल रहा है। उसी प्रकार इसमें क्या हो जाता है, कोई एड हो जाता है, मान लो यहाँ पे भी राम हेज रीड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में कुछ एड हो गया, मान लो ए के बाद में यहाँ पे टी एड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तीन तीन के जोड़े बनाओ आप, आर ए टी एम एच ए, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, एस आर ई, मतलब पूरा सीक्वेंस ही इसका मतलब फ्रेम ही क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, बदल गई, पूरी फ्रेम ही बदल गई। तो इसे इसलिए नाम दिया जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कुछ भी नहीं है, दो प्रकार होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के, एक डिलीशन एक एडिशन। डिलीशन का मतलब है इसके अंदर यहां से कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाता है, जबकि यहाँ पे एडिशन में एड हो जाता है। सब कुछ नाम से ही क्लियर होता जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसका जो दूसरा प्रकार है वो होता है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन इंग्लिश वर्ड है सब्सटीट्यूशन, पता होगा आपको, चलो लिख लिया होगा ये। अगला जो प्रकार है वो है सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन, हिंदी में कहेंगे प्रतिस्थापन, ये इसी का दूसरा प्रकार है सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन। मतलब यहां पे प्रतिस्थापन होगा, डिलीट या ऐड नहीं होंगे, समझ में आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, डिलीट या ऐड यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। मतलब किसी न्यूक्लियोटाइड को प्रतिस्थापित करके वहां पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, है ना। तो संरचना तो इससे भी बदली ना, संरचना तो जीन का जो सीक्वेंस है वो तो इससे भी बदल गया, ठीक है। तो इसके भी दो प्रकार हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन के भी, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांजिशन, और एक होता है ट्रांसवर्जन। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सब्स्टिट्यूशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरीन का प्रतिस्थापन, प्यूरीन से पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन, पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन से। समझ में आई मेरी बात, यहां पे अगर प्यूरीन है तो उसका प्रतिस्थापन प्यूरीन से होगा, होगा तो प्रतिस्थापन यहाँ पे, क्योंकि प्रकारी प्रतिस्थापन लिखा है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन प्यूरीन का प्यूरीन से होगा, पायरिमिडीन का पायरिमिडीन से होगा, तब तो इसे हम नाम दे देंगे ट्रांजिशन। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब प्यूरीन का प्रतिस्थापन पायरिमिडीन से हो जाए, पायरिमिडीन से हो जाए, है ना, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब पायरिमिडीन का प्रतिस्थापन प्यूरीन से हो जाए, इसका जस्ट उल्टा, या तो प्यूरीन का पायरिमिडीन से हो या पायरिमिडीन का प्यूरीन से हो, तब इसको ट्रांसवर्जन कहेंगे। कैसे, एग्जांपल से समझो, देखो प्यूरीन में कौन कौन आते हैं बताइए, प्यूरीन में कौन आता है, एडिनिन आता है और ग्वानिन आता है, ग्वानिन आता है। पायरिमिडीन में कौन आता है, पायरिमिडीन में कौन आता है, साइटोसिन आता है, थाइमिन आता है, और आरएनए के केस में यूरेसिल आता है, यही आते हैं। मतलब अगर प्यूरीन प्यूरीन से प्रतिस्थापित होगा या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से प्रतिस्थापित होगा तब तो ट्रांजिशन, या प्यूरीन पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन प्यूरीन से सब ट्रांसवर्जन हो जाएगा। कैसे, समझो
समझो, मान लो मैंने यहाँ पे एक गुणसूत्र लिया, कोई भी XYZ, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है G, ठीक है, ग्वानिन, ठीक है, एडिनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन। तो यहाँ पे इसका प्रतिस्थापन कैसे हो गया? मान लो ये ग्वानिन है, तो यहाँ पे क्या आ गया? एडिनिन आ गया, बाकी सेम रहा। तो यहां पे देखो, ग्वानिन का प्रतिस्थापन किससे हो रहा है? एडिनिन से। ग्वानिन का प्रतिस्थापन किससे हो रहा है? एडिनिन से, यानी कि प्यूरिन का प्यूरिन से हो रहा है, मतलब ये ट्रांजिशन प्रकार का म्यूटेशन है। वहीं पे यहां पे अगर मैं इसको देखूं, जैसे कि इसको और ले लूं, जैसे कि ATCG कुछ भी ले लिया। अब यहाँ पे जैसे कि थाइमीन को मैं यूरेसिल से प्रतिस्थापित कर दूं, यहाँ पे ये जो थाइमीन है इसको मैं साइटिसिन से प्रतिस्थापित कुछ भी कर दूं, ठीक है, ये CCG। बताओ, यहाँ पे टी की जगह क्या आ गया? सी आ गया, यानी कि थाइमीन की जगह साइटोसिन आ गया, मतलब पायरिमिडिन पायरिमिडिन से प्रतिस्थापित हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया ये तो आप समझ ही गए होंगे अब तो, है ना, कि इसमें प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आ जाएगा। कैसे? देखो, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? एडिनिन की जगह क्या आ जाएगा? साइटोसिन आ जाएगा, और ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, यानी कि ए की जगह क्या आया? सी आ गया, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आ गया। तब ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्जन प्रकार का, ट्रांसवर्जन प्रकार का। ऐसे ही पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ सकता है, वो तो आप समझ ही चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्जन प्रकार का। इसका एक फेमस एग्जांपल होता है सिक्कल सेल एनीमिया। इसका एक फेमस एग्जांपल होता है सिक्कल सेल एनीमिया। रोग नाम सुना होगा, सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है? इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है GUG। GUG, इसकी जगह आ जाता है क्या? GAG। GAG, तो यहां पे U की जगह क्या आ गया? A आ गया, U की जगह A आ गया, मतलब ये ट्रांसवर्जन प्रकार का जीन म्यूटेशन है। कई बार एग्जाम पे क्वेश्चन आता है सिक्कल सेल एनीमिया से। सिक्कल सेल एनीमिया कैसा म्यूटेशन है? जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में भी कैसा म्यूटेशन है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में भी कैसा है? ट्रांसवर्जन। और इसके अलावा हमने दो प्रकार पहले और पढ़े थे, पॉइंट है कि ग्रोस है? बिल्कुल पॉइंट है, एक ही न्यूक्लियोटाइड पे बदलाव हो रहा है, यू की जगह एक आ रहा है, तो पॉइंट म्यूटेशन है। ये सारी चीजें आप लिखेंगे। सिक्कल सेल एनीमिया कैसा प्रकार है? जीन म्यूटेशन है, ट्रांसवर्जन है, पॉइंट म्यूटेशन है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिक्कल सेल एनीमिया से संबंधित, इसको आप नोट करोगे, इसको आप नोट करो। हो गया? चलो, अब यहां पे हमारा म्यूटेशन के प्रकार होते हैं समाप्त। म्यूटेशन के प्रकार हो जाते हैं समाप्त। अब क्या पढ़ना है? अब एक छोटी सी बात और पढ़नी है कि ये जो म्यूटेशन होता है, क्या जब जीन का मन किया जीन बदल गया, या डीएनए का क्रोमोसोम का मन किया तब बदल गया? ऐसे थोड़ी होता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं या कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं जो म्यूटेशन पैदा करते हैं, जिनकी वजह से म्यूटेशन उत्पन्न होता है। ऐसे थोड़ी है कि पड़े पड़े जब मर्जी आई तब ये म्यूटेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से म्यूटेशन उत्पन्न होता है। तो उससे जो कारक हैं जो म्यूटेशन पैदा करते हैं, उसे नाम दिया जाता है म्यूटेजेंस। उत्परिवर्तक, उत्परिवर्तन पैदा करने वाले कारक उत्परिवर्तक कहलाते हैं। लिखो यहां से, उत्परिवर्तक, म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस क्या परिभाषा होगी? उत्परिवर्तन पैदा करने वाले कारक उत्परिवर्तक या म्यूटेजेंस कहलाते हैं। अब देखो, सबसे पहले कितने प्रकार के कारक होते हैं? दो प्रकार के कारक, एक फिजिकल म्यूटेजेंस होते हैं, एक केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं। लेकिन उससे पहले प्राकृतिक उत्परिवर्तक कौन होते हैं? सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रेज प्राकृतिक उत्परिवर्तक का काम करती है। ये तो अलग बात होगी। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे। एक होते हैं इसमें फिजिकल म्यूटेजेंस, और एक इसमें होते हैं केमिकल म्यूटेजेंस।
मतलब या तो कोई फिजिकल कारक होगा, मतलब जोर लगा के उसको दबा के जो है म्यूटेशन पैदा कर देगा, है ना, फिजिकली। और एक होता है केमिकल, कुछ रसायन होंगे जो अंदर जाके म्यूटेशन पैदा करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल म्यूटेशंस जो होते हैं इसमें विकिरणें आती है, विकिरणें, रेडिएशन, रेडिएशन विकिरणें आती है। अब आपको पता ही है विकिरणें कितनी खतरनाक होती है। मान लो गामा रे जो है वो इतनी खतरनाक होती है, आपकी त्वचा को पेनिट्रेट करते हुए सीधे आपके जीन को म्यूटेट करेगी, जीन के अंदर उत्परिवर्तन पैदा कर देगी। तो ये फिजिकली म्यूटेशंस का एक प्रकार हुआ है, इसमें विकिरणें आती है। हाँ, फिजिकल म्यूटेशन क्या आती है, विकिरणें आती है। लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है ना आपका, लाइट स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम में दृश्य किरणें, विजिबल रेज होती है, दृश्य किरणों से कम तरंगदैर्ध्य वाली, कम तरंगदैर्ध्य वाली सभी किरणें उत्परिवर्तन पैदा करती हैं, सभी किरणें उत्परिवर्तन पैदा करती हैं। अब रेडिएशन भी दो प्रकार की हो जाएंगी, एक हो जाएगी आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक हो जाएगी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशन के भी कितने प्रकार है, दो प्रकार है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और तरंगदैर्ध्य कम होती है, इसलिए आसानी से आयनीकरण उत्पन्न कर देती है, आयनीकरण पैदा कर सकती है। जबकि इसमें क्या होता है, नॉन आयोनाइजिंग में इसका उल्टा होता है, इसमें एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी और तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा, तो ये आयनीकरण उत्पन्न नहीं कर पाएगी, आयनीकरण उत्पन्न नहीं कर पाएगी। ऐसी कौन सी किरणें, आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल बताओ, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रे, ये सारे इसी के एग्जांपल है। जबकि इसमें आता है यूवी रेज, यूवी रेज जो थाइमीन का डाइमर बनाती है, थाइमीन का डाइमर पैदा करती है। हमने पढ़ा फिजिकल म्यूटेशंस, यानी कि इसमें आएगी विकिरणें, रेडिएशन, ठीक है। कौन सी रेडिएशन, आपका जो लाइट स्पेक्ट्रम आप बनाते हैं उसमें विजिबल रेज से कम तरंगदैर्ध्य वाली ऐसे बनाते हैं, मान लो यहाँ पे विजिबल रही, तो इससे इधर वाली जितनी भी है, जितनी भी जिनकी कम तरंगदैर्ध्य है विजिबल लाइट से, वो सारी की सारी म्यूटेशन पैदा करेगी। अब हमने कहा कि रेडिएशन भी दो प्रकार की होती है, एक आयोनाइजिंग और एक नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होती है जिनकी एनर्जी ज्यादा और तरंगदैर्ध्य कम, वेवलेंथ कम। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होती है जिनकी एनर्जी कम और तरंगदैर्ध्य ज्यादा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ये वाले। केमिकल म्यूटेशंस क्या होते हैं, ये विशेष प्रकार के रसायन होते हैं, विशेष प्रकार के रसायन जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार हो सकते हैं, कुछ रसायन ऐसे होंगे जो रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग व नॉन रेप्लिकेटिंग, नॉन रेप्लिकेटिंग यानी कि प्रतिकृत और अप्रतिकृत दोनों प्रकार के डीएनए में, जो रेप्लिकेटिव नॉन रेप्लिकेटिव दोनों डीएनए में उत्परिवर्तन पैदा कर सकता है, दोनों डीएनए में उत्परिवर्तन पैदा कर सकता है। तो इसका तो एग्जांपल हो जाएगा HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, नाइट्रस अम्ल। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए में, रेप्लिकेटिंग डीएनए में ही उत्परिवर्तन पैदा कर सकता है, वो कौन से हो जाएंगे, इसके अंदर एग्जांपल हो जाएगा आपका हो जाएगा एक तो सार अनुरूप, है ना, एक हो जाएगा आपका सार अनुरूप, एक हो जाएगा एक्रीडीन, एक्रीडीन, और एक हो जाएगा आपका, यहां पे लिख देता हूं मैं, कहां पे लिखूंगा, यहां पे जगह नहीं बची, यहां पे लिख देता हूं प्रोफ्लेविन रंजक, है ना। ये तीन प्रकार है इसके, ठीक है। तो मैंने कहा केमिकल म्यूटेशंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे केमिकल होते हैं जो रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों प्रकार के डीएनए में म्यूटेशन पैदा कर दे, तो उसका एग्जांपल है HNO2 नाइट्रस अम्ल। और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए में ही म्यूटेशन पैदा कर पाते हैं, एक्रीडीन, प्रोफ्लेविन रंजक और सार अनुरूप।
सार अनुरूप नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये जो है वो नाइट्रोजनस बेस के जैसा जैसा होता है, तो इस वजह से वहां पे ये ऐड हो जाता है नाइट्रोजन सार की जगह, तो वहां से वो म्यूटेशन हो जाएगा। एक्रिटीन और प्रोपेलिन रंजक क्या होते हैं, ये बहुत प्रबल रसायन होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में जाके फंस जाते हैं और वहां से म्यूटेशन पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से उत्परिवर्तक वाला पोषक भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन पूरा समाप्त हो गया, सारी चीजें हमने डिटेल से बात की है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपका नहीं बचना चाहिए। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले म्यूटेशन कहते किसे हैं, उत्परिवर्तन कैसे कहते किसे हैं? तो गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संरचना या जीन के अनुक्रम में बदलाव हो जाता है, उसे म्यूटेशन कहते हैं। फिर हमने कहा कि इसी के आधार पर हम इसके प्रकार बनाएंगे। गुणसूत्र की संख्या में अगर बदलाव होता है तो उसे जीनोमेटिक म्यूटेशन, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और जीन के अनुक्रम में बदलाव होता है तो फिर जीन म्यूटेशन। फिर हमने अलग अलग पढ़ा कि इसके अंदर जीनोमेटिक म्यूटेशन के फिर से दो प्रकार हो जाएंगे, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब गुणसूत्र की संख्या में, यूप्लॉइडी मतलब गुणसूत्र के समूह में। उसी प्रकार फिर हमने यूप्लॉइडी की फिर से दो प्रकार पढ़े, हैप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। ठीक है, फिर क्रोमोसोमल पढ़ा, फिर जीन म्यूटेशन पढ़ा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आपका नहीं बचना चाहिए। यहां से अगर आप पूरा लेक्चर कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, 100% गारंटी है। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने बिल्कुल आसान तरीके से, समझ में भी आ गया होगा। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट बचता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बताएंगे आप मुझे और मैं उसमें आपका आंसर दूंगा। ठीक है, बाकी कैसी लगी ये आपको हमारी क्लास, ये आप जरूर बताएंगे अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।